25, 30, 40 ये सिर्फ उम्र के नंबर नहीं है, ये एक अनकहा प्रेशर है। दुनिया आपको एहसास दिलाती है कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक तेजी से दौड़ी जा रही है। आपका करियर, आपकी पढ़ाई, आपके ख्वाब सब एक तरफ और सोसाइटी और रिश्तेदारों की बातें एक तरफ। और इन सब के बीच में आपने साइंस के एक करिश्मे का नाम सुना होगा, एग फ्रीजिंग। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो वक्त को पॉज करने का वादा करती है, जो कहती है आप अपने अंडों को अपनी माँ बनने की उम्मीद को कल के लिए महफूज कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर मैरिड और अनमैरिड, एक सवाल सबके दिल में होता है जिसके बारे में औरतें आजकल सोच ज़रूर रही है, पर अधूरी जानकारी और एक अनजाने डर की वजह से कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा है। एक सवाल, क्या मैं माँ बन पाऊंगी जब मैं तैयार हूँ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली? लेकिन एक मुस्लिम औरत होने के नाते आपके लिए सबसे बड़ा सवाल कैन आई नहीं, सबसे बड़ा सवाल है एम आई अलाउड टू? क्या इस्लाम मुझे इसकी इजाज़त देता है? आज हम इस टॉपिक पर सिर्फ फतवाज नहीं बल्कि इमोशंस, इल्म और ईमान तीनों के बेस पर बात करेंगे, क्योंकि असली ताकत सही इल्म सीखने में है। ज़रा सोचिए, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं जिसका नाम है करियर। दिन रात आप उसमें मेहनत की ईंटें जोड़ रहे हैं, बिल्डिंग ऊंची से ऊंची होती जा रही है, लेकिन इसके साथ ही आपके अंदर एक घड़ी भी चल रही है जिसकी टिक टिक सिर्फ आपको सुनाई देती है। ये आपकी मुस्तकबिल की और आपकी नस्ल की घड़ी है। और फिर अचानक आपको एक टूल मिलता है जो इस घड़ी को थोड़ी देर के लिए रोकने का दावा करता है। उस टूल का नाम है एग फ्रीजिंग। आइए बिल्कुल सिंपल लफ्जों में समझे कि ये एग फ्रीजिंग, जिसका मेडिकल नाम ओओसाइट क्रिप्टोप्रिजर्वेशन है, आखिर है क्या। आप इसे एक हाईटेक बायोलॉजिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देख सकते हैं। ये एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें एक औरत के अंडों को, एग्स को, उसके जिस्म से बाहर निकालकर अनफर्टिलाइज हालत में, यानी बिना स्पर्म से मिलाए, फ्रीज करके फ्यूचर के लिए स्टोर किया जाता है। ये प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। हार्मोन इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि 1 महीने में एक नए मल्टीपल एग्स रेडी हो जाए। नेक्स्ट, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की हेल्प से एक छोटी सी सर्जरीज में ओवरी से सेफली एग्स निकालते हैं और एंड में वो अनफर्टिलाइज एग को लैब में विट्रिफिकेशन टेक्निक से -196 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज किया जाता है, जहाँ ये सालों तक सेफ रहते हैं। अब 2 मेन वजह होती है एग फ्रीजिंग की। पहली, मेडिकल एग फ्रीजिंग। जब किसी औरत को कैंसर ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी या रेडिएशन लेना हो, ये प्रोसीजर्स ओवरीज के एग्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। देन डॉक्टर्स रिकमेंड एग फ्रीजिंग ताकि बाद में जब वुमेन हेल्दी और मैरिड हो, आईवीएफ से हलाल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। ये उन औरतों के लिए भी ज़रूरी हो सकता है जिनको पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, ऑटो इम्यून डिजीज या फिर अर्ली मेनोपॉज का रिस्क हो। गोल ये होता है कि उनकी हेल्दी फर्टिलिटी फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट रहे। दूसरा होता है इलेक्टिव या सोशल एग फ्रीजिंग। जब औरत बिल्कुल हेल्दी होती है लेकिन शादी या मदरहुड डिले कर सकती है। वजह करियर वजह हो सकती है, स्टडीज़, कोई बीमारी की वजह हो सकती है, या फिर एक सूटेबल रिश्ता नहीं मिल रहा हो इस वजह से। ये प्रोसीजर्स उन औरतों के लिए एक बैकअप ऑप्शन देता है ताकि फ्यूचर में मदरहुड पॉसिबल हो जब वक्त और नीयत दोनों तैयार हो। साइंस आगे बढ़ चुकी है, अब हम फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम साइंस की तरह नहीं बदलता। तो हम 2 रियलिटीज़ के बीच में फंस जाते हैं, बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल। आइए समझते हैं हदीस और कुरान के जरिए। लेट्स बी ऑनेस्ट, कुरान फर्टिलिटी या एग फ्रीजिंग का जिक्र डायरेक्ट नहीं करता, लेकिन नीयत, रिस्क, तवक्कुल पर इस्लाम का स्टांस क्लियर है। इसको ऐसे समझते हैं। सोचो, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली थी, वीक थी, प्रेग्नेंट थी और तकलीफ में खजूर के पेड़ के नीचे बैठी थी। वो एक ऐसी हालत में थी जहाँ इंसान हिल भी नहीं सकता, लेकिन उस मोमेंट में अल्लाह ने उनसे क्या कहा, और उस पेड़ के दरख्त को अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताज़ी खजूरें गिरेंगी। अब सोचो, क्या अल्लाह उन्हें बिना कुछ किए रिस्क नहीं दे सकता था? बिल्कुल दे सकता था। वो तो सब कुन फाया कुन सेट कर देता है, लेकिन फिर भी उसने कहा, मूव, डू समथिंग, एक्ट, टेक अ स्टेप, तवक्कुल करो। और यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ में भी है, स्पेशली जब हम फ्यूचर प्लान कर रहे हो, हेल्थ प्रोटेक्ट कर रहे हो या एक हलाल रास्ता ढूंढ रहे हो। इस्लाम हमसे ब्लाइंड वेटिंग नहीं मांगता। इस्लाम कहता है नीयत साफ रखो, बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करो और एक्शंस लो। एक हदीस में हमारे रसूल ने फरमाया, इलाज किया करो क्योंकि अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज रखा है, सिर्फ मौत का नहीं। दवाई लेना अलाउड है, लेकिन सिर्फ हलाल और हुदूद के अंदर। तो अगर आप एग फ्रीजिंग के बारे में सोच रहे हो, आप ब्लाइंडली वेट नहीं कर रहे, आप अल्लाह के भरोसे पे एक हलाल स्टेप ले रहे हो। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत से निकाह करो, क्योंकि क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत की तादाद पर फ़ख्र करूँगा। इससे पता चलता है कि इस्लाम प्रोक्रिएशन को इनकरेज करता है। कुरान में ये भी आया है, और वो अपनी शर्मगाह को बचा कर रखे सिवाय अपनी बीवियों या मिल्काए यमीन के। सेक्सुअल रिलेशन सिर्फ निकाह के अंदर जायज़ है। नस्ल यानी लीनिएज का मैटर इस्लाम में बहुत सीरियस है। तो जब भी इस्लाम में कोई नया मसला आता है तो इस्लामिक स्कॉलर्स सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं देते, वो उस मसले को शरिया के बुनियाद पर जज करते हैं। आइए देखते हैं इस्लामिक रूलिंग्स एंड फतवास। क्या इस प्रोसेस से बच्चे की वालिदैन का पहचान 100% वाजिफ और शरिया के मुताबिक है? यहाँ नीयत और तरीका सबसे अहम है। अगर एग फ्रीजिंग का इस्तेमाल नस्ल को महफूज करने के लिए हो रहा है तो ये शरिया के मुताबिक हो सकता है। बहुत सी कंट्रीज़ में फतवा निकले हैं, जैसे कि यूएई में 2021 में सिंगल वुमेन को एग फ्रीजिंग की लीगल परमिशन दी गई है, लेकिन फर्टिलाइजेशन सिर्फ निकाह के बाद हो। दरअल इफ्ता इजिप्ट में 2019 में एग फ्रीजिंग अलाउड है अगर अपनी ही एग्स यूज़ करे हो, फर्टिलाइजेशन सिर्फ शौहर के स्पर्म से हो और इम्प्लांटेशन सिर्फ निकाह के बाद हो। जॉर्डन फतवा बोर्ड 2017 में एक कैंसर पेशेंट को अलाउ किया गया है एग फ्रीजिंग करने के लिए विद कंडीशंस। नाउ देयर आर सम फतवास दैट रेस्ट्रिक्ट और फोरबिड दिस। इन मलेशिया सिंगल वुमेन के लिए एग फ्रीजिंग अलाउड नहीं है। वजह नस्ल का कन्फ्यूजन हो सकता है और शादी के बाहर फर्टिलाइजेशन के लिए रास्ता खोल सकता है। सऊदी अरेबिया का भी रूलिंग सिंपल है, सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए अलाउड है, वो भी मेडिकल ज़रूरत पे। इंडिया में लीगली सब अलाउड है, चाहे वुमेन सिंगल हो या मैरिड, लेकिन इस्लामिकली अब तक कोई नेशनल फतवा इशू नहीं हुआ है। सो व्हाट इज़ द बॉटम लाइन और अ टेक अवे अकॉर्डिंग टू दिस रूलिंग? इस्लाम में एग फ्रीजिंग का हुक्म सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ ही हलाल है। तो आइए क्लियरली देखते हैं एग फ्रीजिंग हलाल होने की क्या इम्पोर्टेंट शराइत है। पहली शर्त, एग फ्रीज अपने होने चाहिए। किसी और औरत का एग या एग डोनेशन बिल्कुल मना है। सिर्फ शौहर और बीवी के अपने गैमेट्स के ही इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी शर्त, फर्टिलाइजेशन सिर्फ हस्बैंड के स्पर्म से होना चाहिए, किसी और स्पर्म या डोनर स्पर्म हराम है। तीसरी शर्त, ये पूरा प्रोसेस वैलिड निकाह के अंदर ही होना चाहिए, यानी जब तक शौहर बीवी के निकाह में कायम हो तब तक ही ये अलाउड है। चौथी और बहुत इम्पॉर्टेंट शर्त, लेबोरेटरी में जहाँ ये फ्रीज होते हैं में सख्त हिफाजत और प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। एम्ब्रियोज या एग्स का मिक्स होने का 0 चांस होना चाहिए। लैब इन्वायरमेंट कम्प्लीटली सिक्योर होना चाहिए। पांचवी शर्त, मुस्तकबिल में जो बच्चा हो उसको किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, ना ही फिजिकल ना ही साइकोलॉजिकल। और कुछ चीज़ें क्लियरली मना है। अगर फर्टिलाइजेशन निकाह के बाहर प्लान हो रही है, चाहे इंगेजमेंट हो या फ्यूचर प्लानिंग, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर शौहर का इंतकाल हो गया हो या तलाक हो चुकी है तो बाद में उनके स्पर्म से फर्टिलाइज करना भी सख्त मना है। ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला इस्लामिक सवालों में से एक है, येट नोबडी इज़ रियली स्पीकिंग अबाउट इट। सिर्फ कुछ स्कॉलर्स बोल रहे हैं, वो भी मोस्टली मैन। So it's not about freezing eggs, it's about unfreezing the silence that kept us ashamed to ask this. कुछ कंट्रीज में अभी भी रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन इस मसले पर बहुत से स्कॉलर्स के बीच आज भी डिफरेंसेस हैं। So there are so many struggle stories of single women around the world. For example, Fatima, 33 years old. She's saying, I have endometriosis. Doctors say I might lose my fertility soon. Should I freeze my eggs, even though I'm not married? Sarah from Tunisia is saying, मैं 33 की हूँ, शादी नहीं हुई है, करियर लाइफ सब कुछ रुक गया है, बट आई स्टिल वॉन्ट किड्स। इज फ्रीजिंग हलाल? Aisha, 28 years old, Saudi Arabia. I'm about to start my chemo. I'm not married. It could destroy my ovaries. Is egg freezing allowed Islamically? We don't ask these questions to be rebellious. We ask because we are scared of losing our future and also losing Allah. इन तीनों का कंसर्न अलग है, लेकिन एक ही क्वेश्चन सबके दिल में है, क्या अल्लाह हमारे इस डिसीजन से राज़ी होगा? ऐसे डिसीजन सिर्फ लॉजिक से नहीं, सही गाइडेंस से लिए जाते हैं। सो हमको क्या करना चाहिए? मेक इश्तेकारा, टॉक टू अ क्वालिफाइड फीमेल स्कॉलर हु यू फॉलो। अगर आप एग फ्रीजिंग चूज़ करती हो, डू इट विद अल्लाह इन योर हार्ट, और अगर आप चूज़ नहीं करती, वो भी इखलास से करो, क्योंकि एंड में फ़र्क ट्रीटमेंट का नहीं, नीयत का होता है। आखिर में फैसला आपकी हालत, आपके तकवा और आपकी रिसर्च का है। सो हियर्स माय फाइनल थॉट्स। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक सिंपल आंसर देने के लिए नहीं बनाया है। लेट्स बी ऑनेस्ट, यू कैन गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद जस्ट वन क्लिक इन टूडेज वर्ल्ड। I made this video to start talking about it. Let's talk, let's ask, let's learn together. क्योंकि ये सिर्फ साइंस का इशू नहीं है,
ये सब्र का है, शरिया का है और उन डिसीजंस का है जो हम पूरे तवक्कुल के साथ सोच समझ के लेते हैं। ये सिर्फ बायोलॉजी का मसला नहीं, ये अपने ईमान का है। इट्स टाइम की पूरी उम्मत सुने वो दरवाजे जो हमने खुद ही बंद कर, अब वक्त है उनको खोलने का। तो चलिए बात करते हैं, आपका क्या ख्याल है इस टॉपिक पर, या कोई सवाल है इस बारे में कमेंट में ज़रूर खुल कर लिखो। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम औरतें अपने हेल्थ, अपनी फेथ और अपनी फैमिलिटी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग, थॉटफुल बैलेंस क्रिएट करना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या पसंद आई हो तो दूसरी औरतों के साथ ज़रूर शेयर करें जो शायद इसी कश्मकश में हो। इल्म को फैलाना भी एक सदका ज़रिया है। मेरी यही दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह आपको हर फैसले में हिकमत दे और हर रास्ते को हलाल और आसान और बरकत वाला बनाए। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।